हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ फैजान और स्वागत है आपका एक और कहानी के इस एपिसोड में। आज की कहानी भारतीय वायुसेना के 3 ऐसे पायलट की है। पाकिस्तान के जेल में बंद 1971 के वार में पकड़े गए थे। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी। इसके बाद वो कैसे जेल से निकलते हैं, जेल तोड़ के भागते हैं, ये सारी बहादुरी की कहानी है। आपको याद होगा 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चली। वो जंग थी पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, जिसके बाद में बांग्लादेश बना। तो 3 दिसंबर को ये जंग शुरू हुई। दोनों तरफ से जंग लड़ी जा रही थी। 5 दिसंबर 1971 जंग शुरू होने के ठीक 2 दिन बाद स्क्वाड्रन लीडर DS जाफा ये अपनी फाइटर प्लेन सुखोई लेके पाकिस्तान घुसते हैं और लाहौर के आसमान पर उड़ा रहे थे। इत्तेफाक से एंटी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से तैनात था और इसी गोलीबारी में सुखोई को गोली लगती है। सुखोई में आग पकड़ लेती है। आग थोड़ी ही देर बाद कॉकपिट में पहुंच जाती है। स्क्वाड्रन लीडर DS जाफा, उन्हें लगा कि प्लेन का बैलेंस मेंटेन करना अब मुश्किल है, तो उसी के बाद उन्होंने अपने सीट एरिक्सन का बटन दबाया और पैराशूट के जरिए वो प्लेन से बाहर निकल आए। चूँकि लाहौर के आसमान में थे तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे, तो वो लाहौर के सरजमीन में ही गिरे। अब चूँकि दिन के उजाले में गिरे और गांव के पास गिरे तो लोगों की नज़र पड़ी। लोग भाग के आए क्योंकि उन्हें भी पता था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही कोई पायलट ना हो। तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद एक एक करके उनसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उनके कपड़े जूते वो भी, और शायद उनको पीटने वाले भी थे। इसी बीच चूंकि जंग का माहौल था, पाकिस्तानी सेना ने भी हर जगह नज़र रखी हुई थी, तो उन्होंने भी पैराशूट को उतरते हुए देख लिया था। वो भागकर उस गांव में पहुंचते हैं और उस भीड़ से DS जाफा को बचाते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद उन्हें लाहौर से रावलपिंडी लाया जाता है। रावलपिंडी लाने के बाद उन्हें एक सेल में रखा जाता है, पहले 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन के बाद उनकी मुलाकात बाकी युद्ध बंदियों से होती है जो इस जंग के दौरान पकड़े गए थे। तो कुल 12 अपने जवान रावलपिंडी जेल में बंद थे और ये सब उसी तरह जैसे DS जाफा ने अपनी जान बचाई, वैसे ही ये बाकी एयरफोर्स के लोग एक एक करके पकड़े गए थे। सभी को रावलपिंडी जेल में रखा गया। बाद में इस पर किताब भी लिखी गई जिसमें कहा गया कि उनके साथ जेल में बहुत अच्छा बर्ताव किया गया, अच्छा सलूक किया गया। इसी के बाद 25 दिसंबर की तारीख आती है। 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई और 16 दिसंबर को ख़त्म हुई। जंग खत्म होने के 9 दिन बाद 25 दिसंबर का दिन था और जो एयरफोर्स के लोग पकड़े गए थे उन 12 बंदियों में कुछ क्रिश्चियन भी थे। तो फिर उस वक्त रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। ये भी स्क्वाड्रन लीडर थे, एयरफोर्स से जुड़े हुए थे और एयरफोर्स के पाकिस्तानी चीफ के साथ काम करते थे। और आते हैं, तमाम बंदियों से अच्छे से मिलते हैं, केक वगैरह देते हैं क्योंकि क्रिसमस का दिन था 25 दिसंबर। उसके बाद शाम होती है। फिर कहा जाता है आप लोग अपने अपने सेल में चले जाइए। सभी सेल में 4-4 लोग रहते थे। DS जाफा जिस सेल में रह रहे थे, सेल नंबर 5 रावलपिंडी की जेल, उस सेल में उनके अलावा 3 और लोग थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह, फ्लाइट अफसर हरीश सिंह। तो दिलीप पारुलकर, मलविंदर सिंह, हरीश सिंह और इनके अलावा DS जाफा, ये चारों एक ही सेल में बंद थे। कुछ दिन बीतता है। अब आम तौर में युद्ध में अदला बदली होती है और फिर जो कैदी होते हैं POW, उनके साथ इंटरनेशनल समझौते के तहत उनके साथ बर्ताव किया जाता है। लेकिन देरी हो रही थी, वक्त बीत रहा था। इसी दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर ने अपने तीनों साथियों से कहा कि जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे और उस ट्रेनिंग का हिस्सा ये था कि जब कभी आप POW बनते हैं, मतलब किसी देश में आपको पकड़ लिया जाता है, तो आप एस्केप करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है। तो कहा, मैंने उसी दिन से ठान लिया है कि मैं यहाँ पर पड़ा नहीं रहूँगा, मैं जेल तोड़कर भागूंगा। अब बाकी के जो 3 लोग थे उन्होंने कहा, नहीं, इसमें बड़ा खतरा है, रिस्क है, वैसे भी हम लोग युद्ध बंदी हैं, हो सकता है हमें जल्दी रिहाई मिल जाए, तो जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिलीप पारुलकर मान नहीं रहे और उन्होंने कहा, हम इस जेल से भागेंगे, हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसी के बाद दिलीप पारुलकर ने प्लान बनाना शुरू किया। जिस सेल में इन्हें रखा गया उस रावलपिंडी जेल की पुरानी बिल्डिंग थी। उन्होंने चारों तरफ देखा। इस दीवार में छेद बनाना आसान था, इतना बड़ा छेद कि एक आदमी आसानी से निकल सके। अच्छा, इनमें से एक के पास बाकायदा पाकिस्तान का नक्शा भी था।
इन लोगों को कई बार जेल के बाहर भी निकाला गया। तो इन लोगों ने मुआयना भी किया कि कहाँ से निकल सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि जिस जेल में इन्हें रखा गया था वहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का रोजगार दफ्तर भी था, और जिस सेल में ये लोग थे उस सेल की दीवार में अगर छेद कर दें तो उस रोजगार के दफ्तर तक पहुँच जाएंगे। उसके ठीक बराबर में मॉल रोड है। मॉल रोड तक पहुँचने के लिए जेल की दीवार फांदनी है, और जेल की दीवार आसानी से ये लोग फांद सकते थे, ट्रेनिंग हुई थी। अब सवाल ये था कि सेल के अंदर कैसे सुराग करें, और इस दौरान में ये भी था कि अगर हम बाहर निकलें तो हिंदुस्तान कैसे जाएंगे, क्योंकि जंग खत्म हो चुकी थी। बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बॉर्डर पर बहुत सख्ती भी थी। तो उन्हें लगा कि किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकल पाएंगे, एक ही रास्ता है और वो है अफगानिस्तान बॉर्डर। अगर एक बार अफगानिस्तान पहुंच गए तो भारत आ सकते हैं, और अफगानिस्तान जाने के लिए पेशावर के करीब वाला बॉर्डर ये लोगों ने नक्शे के हिसाब से चुना कि वहाँ से हम लोग निकल सकते हैं। अब ये था कि सुराग बनाना है, हथियार औजार कहाँ से लाएं। अब इत्तेफाक से उसी दौरान इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ऐसे POW होते हैं युद्धबंदी, उनको ज़रूरी चीज़ें देती हैं। तो हर सामान बॉक्स के साथ दिया जाता था। तो ये लोग सामान निकाल लेते थे और बॉक्स को सेल में ही रखते थे। कुछ बर्तन ये लोग छुपा कर चोरी करके अपने पास ले आए, और युद्धबंदी के तौर पर इनको कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल थी, और इनके पास जो पैसे होते थे इससे ये लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदते थे। लेकिन ढक्कन खोलकर कोल्ड ड्रिंक नहीं दी जाती थी, बल्कि सूजे टाइप का था एक, जिससे ढक्कन में मारने में इतना होल हो जाता था कि एक स्ट्रॉ डालकर पिया जा सकता था। तो पारुलकर साहब ने कोल्ड ड्रिंक देने वाले बच्चे से वो सूजा ले लिया। अब इनके पास एक सूजा था, एक आध छोटे मोटे बर्तन थे जिससे वो लोगों ने हथियार बना लिया। अब ये था कि इनसे दीवार में छेद करना है, और इसमें भी एक परेशानी कि आपका 24 घंटे सेल में एक बल्ब जला के रखना है। तो अब बल्ब की रोशनी में काम करना बड़ा मुश्किल था। इसके बाद अब मलबा कहाँ फेंकें, तो जो रेड क्रॉस ने बॉक्स दिया उसी में रखने लगे और उसे वहीं सेल में ही रहने दिया। और अब इन्होंने सूजे और बाकी चीज़ों की मदद से दीवार की प्लास्टर को उखाड़ना शुरू किया, लेकिन उससे पहले बल्ब को फ्यूज कर दिया। अब वहाँ पर नया बल्ब लगाने के लिए सरकारी काम 2-4 दिन का समय लगता। नीचे वाला अपने ऊपर वाले अफसरों को बोलता, फिर वहाँ से परमिशन आती, तब जाके बल्ब लगता, जिसमें 2-4 दिन का समय लग जाया करता था। और नया बल्ब आता और ये लोग फिर खराब कर देते। अब प्लानिंग ये थी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है, और उस दिन सारे गार्ड और बाकी लोग थोड़ा व्यस्त होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो ज़्यादा सिक्योरिटी का टेंशन नहीं होता। तो प्लान ये था कि 14 अगस्त को जेल से भागेंगे, और खुदाई भी उसी हिसाब से हो रही थी। अब इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि ये खुदाई कर रहे थे और एक ईंट निकल नहीं रही थी, और उसमें होल भी हो गया और टाइम भी हो गया। ये लोग रात में 9 बजे से 2 बजे रात तक खुदाई करते थे। अब बड़ी मुश्किल, ईंट निकल नहीं रहा। होल बंद करने के लिए उसमें कपड़ा ठूस दिया गया, और कपड़े का एक सिरा दीवार के उस तरफ चला गया। अब ईंट भी नहीं निकल रही, कपड़ा भी फंस गया, कोई देख ले तो मुसीबत। और जब इन्होंने सुबह देखा तो कपड़ा निकल गया है। अब इनको लगा कि किसी ने देख लिया है। अब पकड़े गए, क्योंकि जेल की सेल में है, उसकी दीवार से कपड़ा किसी सिपाही ने निकाला होगा। फिर देखा तो वो कपड़ा बिल्ली ने निकाला है, तो वो बच गए। फिर एक रात खुदाई कर रहे थे, एक सिपाही आया जो पहरे में था, बल्ब फ्यूज था, फिर भी उसने ताड़ा कि 3 तो बेड पे हैं पर एक गायब है। वो अलर्ट हो गया, वो अपने बड़े साहब के पास गया, और जब तक वो लोग भाग के सेल के पास आए तो चौथा भी आके बेड पे सो गया। और जब तलाशी हुई तो कहा कि ये चारों हैं। तो ये हुआ कि अंधेरा था, इसको दिखाई नहीं दिया होगा। तो इस तरह वो लोग कई बार बचे। तो अब इनको 14 अगस्त को बाहर निकलना था, लेकिन हुआ ये कि वक्त के पहले पूरा छेद हो गया, जिसको ये लोग छुपा के रख रहे थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते थे। 12 अगस्त की रात को तय प्लान के 2 दिन पहले अचानक बहुत तेज आंधी चलती है शाम से ही, और धुआंधार बारिश होने लगती है। उन्हें लगा कि इसी आंधी और बारिश का बेहतरीन फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त में गार्ड सिपाही कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। खुले में टहलना और ड्यूटी करना मुश्किल होता है थोड़ा सा बारिश में। तो इन सभी ने तय किया कि हमें बाहर निकलना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हो गई थी कि DS जाफा जो थे वो इस मिशन में शामिल नहीं थे कि इस जेल से भागेंगे। तो 3 लोगों ने तय किया कि वो भागेंगे और DS जाफा उसी सेल में रहेंगे।
तो 12 अगस्त की देर रात ये तीनों उस छेद से निकलते हैं और वहाँ से निकलकर उस कंपाउंड में पहुँचते हैं जहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स का रोजगार दफ्तर था, और वहाँ से दीवार फांदते हैं और माल रोड पहुँचते हैं। इन्होंने पहले ही कुछ पैसे से कपड़े मंगवा लिए थे जेल के अंदर पठानी, ताकि बाहर जाकर पहचान में ना आए कि ये विदेशी हैं। तो बाहर में एक बस खड़ी थी, चूँकि बारिश वगैरह बंद हो गई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, तो जिसका कंडक्टर चिल्ला रहा था पेशावर पेशावर। ये तीनों उसी बस में बैठे और चल पड़े, और पेशावर पहुंचने के बाद एक गांव में पहुंचते हैं, और तब पता चलता है कि यहाँ से करीब 5 मील दूर अफगानिस्तान का बॉर्डर है और इनको बस 5 मील दूर फासले को तय करना था और वहाँ से निकल जाना था। अब पेशावर के पास एक गांव, वहाँ से 5 मील की दूरी, इन्हें वहाँ से एक टैक्सी की ज़रूरत है जो उन्हें वहाँ से उस बॉर्डर तक पहुँचा दे। उस टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं सड़क पर, तभी अचानक एक आवाज़ आती है सड़क की दूसरी तरफ से। वो तीनों पलट कर देखते हैं, वहाँ एक शख्स था। वो पूछता है कि कौन है आप लोग। तब ये बताते हैं हम लोग एयरफोर्स से हैं और इधर छुट्टी पे आए हैं 1 हफ्ते की। जंग खत्म हो गई है, इसी वजह से। लाली खाना एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था इत्तेफाक से, जो इन्होंने नक्शा चुना था, लेकिन 1932 में वो स्टेशन अंग्रेजों के ज़माने में बंद हो गया था और ये बात इन तीनों को पता नहीं थी। तो इन्होंने कहा हम लाली खाना रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। यहीं से उस शख्स को शक हुआ। उसने कहा वहाँ तो कुछ है नहीं। इन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब मिला कि वो रेलवे स्टेशन तो कब का बंद हो चुका है, 40-50 साल हो चुके हैं। अब उसे डाउट हो चुका था। उसके बाद उसने सवाल जवाब करना शुरू किया। बदनसीबी ये थी कि जो शख्स, जो अजनबी उनको मिला, जो पूछताछ कर रहा था, वो उस इलाके के तहसीलदार के ऑफिस में काम करता था। इसके बाद उन्हें लेकर तहसीलदार के ऑफिस में पहुंचा गया। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई, लेकिन इसी दौरान में पारुलकर साहब ने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा कि देखो हम विदेशी नहीं हैं, एयरफोर्स में पोस्टेड हैं। उसके बाद उन्होंने धौस जमाने के लिए उन शख्स का जो जेल में मिले थे, जिन्होंने केक खिलाया था, वो एक्चुअली पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ थे और उसके एडीसी भी थे, उस्मान हामिद। तो कहा आप उस्मान हामिद को कॉल कीजिए, फ़ोन मिलाइए और उनसे बोलिए बात करना चाहते हैं। तहसीलदार ने उस्मान हामिद को फ़ोन मिलाया। उस्मान हामिद ने फ़ोन उठाया और फिर पारुलकर साहब ने कहा मैं ये हूँ, और रावलपिंडी जेल से यहाँ आ गया, क्योंकि उनको मालूम था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। तब एडीसी उस्मान हामिद तहसीलदार से कहते हैं कि उन तीनों को कोई नुकसान मत पहुँचाना, उन्हें हिफाजत में रखो, पर कहीं जाने मत देना, हम लोग आ रहे हैं। इस दौरान में उधर रावलपिंडी जेल में किसी को मालूम नहीं है कि 3 कैदी जेल से भाग चुके हैं। कई घंटे बाद एक गार्ड आता है और देखता है कि दीवार में सुराख है और 3 कैदी भाग गए हैं और उसमें से एक बचा हुआ है, जो जाफा। अब क्या हो, अब इधर डीएस जाफा की कहानी सुनिए कि सीनियर अफसर को पता चलेगा कि तमाम निगरानी के बावजूद 3 भारतीय पायलट यहाँ से भाग गए हैं, तो वो उसके ऊपर गाज गिरेगी। तो उन्होंने ये तरीका सोचा कि एक काम करते हैं कि अपने बड़े अफसर से ये बताओ कि ये 4 लोग भाग रहे थे, हम लोग अलर्ट थे, हमने एक को गोली मार गिराया और 3 भागने में कामयाब हो गए, तभी जान बचेगी। और ये सब बात डीएस जाफा सुन रहे थे। अब उनकी हालत ख़राब। जंग में तो बच गए, प्लेन सुखोई से भी नीचे आ गए, लेकिन जो हमारे अब 3 साथी भागे हैं, उनकी आँच इन गार्ड पर ना आए, इसलिए मुझे मारना चाहते हैं। और ऐसा होना था। डीएस जाफा की मौत लगभग तय थी। गार्ड अपनी गर्दन बचाने के लिए उन्हें गोली मारने वाले थे। और डीएस जाफा ने अपने किताब में लिखा भी है कि ऐसा लगा कि मौत अब मेरे बिल्कुल सामने है। लेकिन इसी बीच जब पारुलकर साहब ने तहसीलदार से फ़ोन कराया, तो फ़ोन रखने के बाद उस्मान हामिद ने सीधे रावलपिंडी जेल फ़ोन किया और कहा कितने कैदी मिसिंग हैं। अब ये सारी चीज़ें हुई तो बताया गया। उसके बाद उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेकर कहा कि ये 3 लोग। तो अब गार्ड और जेल स्टाफ को लगा कि अब तो भेद खुल गया, अब किसी को मारेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऊपर में साहब लोग को सब पता चल चुका है। तब उन्होंने बताया कि एक सेल से 3 गायब हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वो तीनों मिल चुके हैं, और इस तरह से डीएस जाफा की जान बची। अगर उस वक्त एडीसी फ़ोन ना करते तो शायद इन्हें गोली मार दी जाती। खैर, इसके बाद उन तीनों को पकड़ के वापस लाया जाता है। ये अगस्त में भागे थे। उसके करीब 3 महीने और जेल में रहना पड़ा। 1 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो
भारतीय युद्ध बंदियों को रिहाई के बदले वहां के कुछ बंदियों को रिहा कराने का फैसला करते हैं और उनमें से ये 12 पायलट भी शामिल थे और उन 12 में ये 3 भी थे जिन्होंने जेल तोड़कर भागने की कोशिश की थी और लगभग कामयाब भी हो गए थे। 5 मील की दूरी थी उस अफगानिस्तान के बॉर्डर की। अगर ये उस 5 मील के फासले को वो तय कर लेते तो ये उसी पल आज़ाद हो जाते, लेकिन फिर भी इनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 3 महीने के बाद अदला बदली में ये सभी रिहा हो गए और फिर सभी युद्ध बंदियों को वाघा बॉर्डर लाया गया। उनके आने से पहले इन तीनों की पाकिस्तान के जेल से भागने की कोशिश की खबर हिंदुस्तान में फैल गई थी, मीडिया में भी आ गई थी और इन तीनों को एक हीरो के तौर पर देखा जा रहा था कि कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर भागे और सिर्फ 5 मील की दूरी से रह गए। तो वाघा बॉर्डर पर इनका एक हीरो के तौर पर सम्मान और स्वागत किया गया और इसके बाद इन्होंने अपनी जो बाकी की सर्विस थी वो भी पूरी की। तो ये थी कहानी उन 3 पायलट की जो पाकिस्तान की जेल से लगभग जेल तोड़ के निकल भी गए, लेकिन बॉर्डर से सिर्फ 5 मील की दूरी पर पकड़े गए। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कहानी आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।